नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आप सब जानते हैं कि 31 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी कश्मीर गई हुई थी। इस कमेटी ने वहां पर जितने भी लोग यानी 5 अगस्त 2019 जब 370 में संशोधन किया गया, 35 को रिपील किया गया, उसके बाद से जो हालात बने या फिर पैंडेमिक महामारी कोविड-19 के कारण जिस सेक्टर को कितना नुकसान हुआ, उनकी नब्ज तोड़ी और विस्तार से उनसे बातचीत भी की। बड़े इत्मीनान से बातचीत की, ऐसी बातचीत की कि वहाँ पे लोगों को भरोसा होने लगा कि ये स्टैंडिंग कमेटी कुछ ना कुछ दिल्ली में जा कर के संसद में अपनी रिपोर्ट रखेगी और उसका कुछ असर देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले से ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पहले बहुत सारी कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट होती थी, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन धूल चाटती थी, कोई उस पर अमल नहीं होता था। इस कमेटी पर इनको भरोसा है, कश्मीरी आवाम को भरोसा है, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हो, ट्रेड से जुड़े हुए लोग हों, उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, या फिर किसी भी तरीके से कहा जाए टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग, उनको पूरा भरोसा या पूरा इत्मीनान में उन्होंने ले लिया। लेकिन एक कहीं ना गलती होगी कि जम्मू प्रोविंस को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने कहा है कि वो जम्मू भी आएंगे, लेकिन पहल कश्मीर से की गई है। इसको लेकर के जम्मू के नेताओं में, जम्मू के लोगों में नाराजगी, निराशा है। शायद यही कारण है कि नवनिर्वाचित हाल ही में जीते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन प्रेसिडेंट जो है अरुण गुप्ता, उन्होंने साफ कह दिया कि जम्मू खित्ते के साथ पक्षपाती रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीखे तेवर पहली मरतबा उन्होंने दिखाए। हमें इस चीज़ का बहुत दुख है और एक किस्म का गुस्सा है कि इन लोगों ने श्रीनगर में तो सभी जो होटल्स थे या जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनसे बातचीत की, 4 दिन वहाँ पर रहे, लेकिन इन लोगों ने एक दिन का समय जो है वो जम्मू के लिए नहीं निकाला। ये हमें बहुत दुख है। इस तरह का एटीट्यूड जो है, ये सेंटर से आ रहे जो डेपुटेशन हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि श्रीनगर के लोगों ने सफ़र किया है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन जम्मू के जो टूरिस्ट हैं, जम्मू के जो लोग हैं, जो होटल हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, उसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। अगर हिंदुस्तान में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, वो जम्मू के जो टूरिस्ट सेक्टर के लोग हैं उन लोगों ने किया है। यहाँ ट्रांसपोर्ट जो है 6 महीने तक, मैं देख रहा था कि 6 महीने तक गाड़ियाँ नहीं चली यहाँ पर। लखनपुर की वजह से पूरा 9 महीने यहाँ पर इन लोगों ने सफ़र किया, ट्रांसपोर्ट लाइन वालों ने। होटल लाइन्स जो है पिछले 10 महीने से बिल्कुल टोटल बंद पड़ी है। और जो डेपुटेशन, जो पार्लियामेंट कमेटी का एक डेपुटेशन कश्मीर में आया, उन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं मिली, एक दिन की भी फुर्सत नहीं मिली कि जम्मू में आकर के और जम्मू के लोगों से बात सुनते कि भाई यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, यहाँ कितना सफ़र लोगों ने किया है। जितना नुकसान जम्मू का हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के किसी अन्य पार्ट का इतना नुकसान हुआ होगा। मैं आपके माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोग इसके बारे में चिट्ठी भी लिखने वाला हूँ। मैं प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखने वाला हूँ और होम मिनिस्टर को भी लिखने वाला हूँ कि भाई इस तरह का एटीट्यूड जो है, और जो वहाँ स्पीकर साहब हैं मैं उनको भी लिखने वाला हूँ कि भाई इस तरह का एटीट्यूड जो है, कम से कम जो लोग यहाँ पर आएँ, एकजुटी है जम्मू और कश्मीर, यहाँ तो अलग अलग कर दें, यहाँ तो दोनों को अलग अलग कर दें, और अगर इकट्ठा रखना है तो दोनों की बात सुननी पड़ेगी। जम्मू की भी बात सुने और कश्मीर की भी बात सुने। जम्मू के लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनकी बात को सुनना इनका फ़र्ज बनता है और हमारा हक बनता है कि ये कमेटी वाले जो हैं वो जम्मू में आए और जम्मू के लोगों का भी यहाँ पर उनकी भी बात सुने कि उनका कितना नुकसान हुआ है, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से करने वाली है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। हम स्टैंडिंग कमेटी या टूरिज्म की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल वर्ल्ड टूरिज्म डे है और जम्मू खित्ता हमेशा इस बात को लेकर के, या जम्मू खित्ते से जुड़े हुए लोग, जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, हमेशा कहते रहे कि जम्मू खित्ते को इग्नोर किया जाता है लगातार। लेकिन आज हमने जब संसदीय कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी जो है वापस चलेगी और उसके बाद जम्मू को निगलेक्ट किया गया, तो हमने होटल एंड लॉजेस एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों से भी बातचीत की। उनका भी कहना है कि कश्मीर को बूस्ट किया जा रहा है,
कश्मीर में टूरिज्म को बूस्ट किया जा रहा है, लेकिन जम्मू में ऐसा कोई मसौदा तैयार नहीं किया गया है कि जो ऐसी प्लेसेस जो कश्मीर के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है उनको भी डेवलप किया जाए। उन्होंने भी नाराज़गी जाहिर की है कि कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे तौर पर जम्मू के साथ सौतेले व्यवहार वाली बात है। रोज के साथ साथ जब पिछले हम हिस्ट्री में चले जाए, जब भी कभी पैकेज आया अनाउंस किया हुआ है तो पैकेज सिर्फ बनिहाल से आगमन चलता है, और अब की बार जब भी ये कमेटी आई है सिर्फ वहीं पे गई है। एक चीज कहने की बात है कि अगर 370 टूटी है तो पूरी हमारी कश्मीर और जम्मू के लिए टूटा है, अगर 35 से टूटा है तो पूरे कश्मीर और जम्मू के लिए टूटा है, ना कि सिर्फ कश्मीर के लिए। ऐसे ही अगर कोरोना वायरस के साथ इफेक्टिव हुआ है तो पूरे भारत में हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात कहें तो कश्मीर में भी हुआ है तो जम्मू में हुआ है। और सिर्फ सुध लेना सिर्फ कश्मीर की, ये सीधा सीधा दर्शाता है कि आज से पहले जितनी भी सक्सेसफुल गवर्नमेंट रही वो कश्मीर सेंट्रिक अप्रोच रही, और अब जब की बारी आई है इस बार फिर यहाँ इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक अप्रोच को मद्दे रखते हुए लोगों में बहुत रोष है। दरअसल सियासतदानों की माने तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, प्रदेश या यूं कहीं यूटी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की चलती है, लेकिन आज भी जम्मू खित्ता इग्नोर हो रहा है। कांग्रेस को एक मौका मिल गया है और कांग्रेस ने खूब बचाई। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो अक्सर जम्मू संभाग के मुद्दे को लेकर वो धरना प्रदर्शन करते थे कि जम्मू संभाग के साथ बहुत ही भेदभाव होता रहा है। पर जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सत्ता में आई और राज्य में भी सत्ता में आई, और उसके बाद अक्सर जम्मू संभाग के साथ भेदभाव देखने को मिलता रहा है। और गत दिनों एक और मामला हमें देखने को मिला जब एक संसदीय दल जम्मू कश्मीर के लिए 4 दिन के लिए आया और वो कश्मीर से ही जायज़ा लेकर चला गया। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या जम्मू में टूरिज़्म नहीं है? क्या जम्मू में कल्चर नहीं है? क्या जम्मू में रोड कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है? जम्मू में सड़कें, बिजली, पानी उसकी कमी नहीं है? मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो भेदभाव जम्मू के साथ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें देखी हैं और बहुत सारी आने वाले टाइम पे डेवलपमेंट करने के जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी उनकी चर्चाएं हुई। वहाँ पे बहुत सारा उन्होंने होमवर्क किया वहाँ रह के 4 दिन, और मुझे लगता है कि वो सारी डिटेल्स वहाँ जाके दिल्ली में जाके हाई कमांड के साथ, गवर्नमेंट के साथ और डिस्कस होंगी। कैसे इन चीज़ों को प्लान आउट करना है, कैसे कश्मीर को जो एक बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है वैली के अंदर टूरिज़्म की और डेवलप करने की, उन चीज़ों को कैसे ट्रैक पे लाना है, उन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट किया जाएगा। और बहुत जल्दी ये रिजल्ट्स वैली में सामने भी आएंगे जो आज तक नहीं आते थे। जहाँ तक आप जम्मू की बात करते हो कि वो ग्रुप जम्मू में नहीं आया, सीधा वापस दिल्ली चला गया, मैं जम्मू की आपको बात क्लियर करूँ। जम्मू बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सेंटर हाई कमांड के लिए। जैसे कश्मीर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वैसे जम्मू में भी है। जम्मू में हमारे बहुत सारे टूरिज़्म के जो स्पॉट्स हैं उनको हम डेवलप करने के बारे में सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, क्योंकि पुरानी सरकारों ने उन चीज़ों को जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे एज़ इट इज़ वो सिर्फ हवाई बातें की गई थी उन सरकारों की तरफ से, वो एज़ इट इज़ ही थी। आज अगर सनोई सर की बात की जाए, मानसर की बात की जाए, पत्नी टॉप की बात की जाए, सना सर की बात की जाए, जगह जगह की बहुत कुछ है जम्मू के अंदर भी। और ये सारी चीज़ों को कैसे ट्रैक पे लाना है, कैसे डेवलपमेंट लानी है, रोड्स की कनेक्टिविटी कैसे बेटर करनी है, ये सारी चीज़ें सेंट्रल हाई कमांड के ऑलरेडी नोटिस में हैं। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। दर्शकों, चर्चा चली थी कि कल विश्व पर्यटन दिवस है और जम्मू खित्ते के टूरिस्ट स्पॉट जो है उसकी क्या हालत है। जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है जो कांग्रेस के टाइम शुरू हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार भी उसको मुकम्मल नहीं करवा पाई, कहीं ना कहीं जब हम वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं तो जम्मू खित्ते के वो लोग जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं मलाल होता है। अगर हम बात करें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष या फिर वो टूरिज्म सेक्टर से भी जुड़े हुए राजेश गुप्ता, उनका भी साफ साफ कहना है कि जो टूर प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है कि जम्मू को भी एक डेस्टिनी बनाया जाए, टूरिज्म सेक्टर को
बनाया जाए, उनको बेहतर तरीके से पेश किया जाए, लेकिन जो सरकारी तौर पर सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, यानी मलाल सबको है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के अपने सभी टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इसके साथ साथ ही उन सभी पर्यटकों को जो अतीत में भी जम्मू कश्मीर में आए हैं और भविष्य में भी यहां आने की योजनाएं कर रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पर्यटन ही नेशनल इंटीग्रेशन का एक सबसे बड़ा साधन है, और भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के रहने वाले लोग जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ की परंपराओं को देखते हैं, तो ये जो आतंकवाद प्रस्त ताकतें हैं उनको भी एक हार का सामना करना पड़ता है जब ये पर्यटन यहाँ पे फलता फूलता है। इसके साथ साथ इस संदेश के माध्यम से मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को, डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू को, कि डिस्पाइट ऑल आर्ट्स, जबकि टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स जम्मू को एज डेस्टिनेशन बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, आज तक जम्मू कश्मीर की टूरिज्म पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की गई है, और उसके साथ साथ जम्मू सेंट्रिक जो टूरिज्म डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे वो लंबित पड़े हुए हैं बहुत ही सालों से। मैं इस संदेश के माध्यम से अपील करना चाहता हूं डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू को कि अपनी पॉलिसीज़ को टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर फ्रेंडली करें, और जो परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं पर्यटन के लिहाज से, पर्यटन के बढ़ावे के लिहाज से और जम्मू को एज डेस्टिनेशन विकसित करने के लिहाज से, उन सभी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जम्मू नगर भी और जम्मू प्रोविंस भी एज ए होल एक बेहतर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में एस्टेब्लिश हो सके, और लोग यहाँ पर आकर के पिलग्रिमेज से लेकर के लेयर और बॉर्डर टूरिज्म तक हर किस्म के टूरिज्म का आनंद ले सके। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर, जय माता वैष्णो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इतना बड़ा एरिया हमारे पास है, अवेलेबल है, उसकी तरफ इन्होंने डेवलपमेंट करनी थी। करोड़ों 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था, 500 करोड़ से आते आते ये वो भी ख़त्म ही हो गया, और वो प्रोजेक्ट जो है वो भी पार में पड़ गया, कोई उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। केबल कार जो है, इन्होंने 3 प्रोजेक्ट, 2 इसके फेजेस थे, एक फेज़ तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन दूसरा फेज़ अभी तक पड़ा हुआ है। इनको ये भी पहले 2 साल पहले ही देना था, लेकिन ये भी अभी तक कंप्लीट नहीं कर सका। किसी भी प्रोजेक्ट हम कर लें, बॉर्डर टूरिज्म है उसकी तरफ हम ध्यान दें, तब कोई नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, मानसर की तरफ, सुरीसर, सरनासर, जिस तरह मर्जी जाकर सड़कों की हालत देखो, आदमी जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ, अगर टूरिज़्म एक ऐसा ट्रेड है जिससे कि ना सिर्फ एक होटलियर होते हैं, ना इसमें ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा फैसिलिटी जो फ़ायदा मिलता है गवर्नमेंट को ही मिलता है। गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिलती है, जितनी ट्रेन्स आती हैं उनको फ़ायदा मिलता है, ट्रांसपोर्ट को बसेस मिलता है, जब एयर्स वालों को मिलता है, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, कौन सी ट्रांसपोर्ट की ऐसी आइटम नहीं है जिसका इनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, टूरिज्म से फ़ायदा नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें, जितने हमारे वर्ल्ड का मेन मकसद जो टूरिज़्म बनाने का होता है कि कंट्रीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं एक दूसरे मुल्क में जाएं और वहाँ का टूरिज़्म को स्टडी करें और वहाँ से सीखें कि वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ। दूसरा नंबर ये होता है, जितने कंट्रीज़ होते हैं ये एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने टूरिस्ट जो हैं वह दूसरे मुल्कों में भेजे जाएँ। उससे मुल्क की इकानमी जो होती है हर एक की डेवलप होती है। और अगर देखा जाए तो मेन डेवलपमेंट जो इकनॉमिकल है, इकनॉमिक डेवलपमेंट है, इसी टूरिज़्म का बेस ही है। तो हिंदुस्तान में भी हर किस्म का जितने कंट्री में स्टेट्स हैं, हर स्टेट जो इसको टूरिज़्म को बनाती है और अपने अपने ढंग से बनाती है। अपने अपनी जो वहाँ पर टूरिज़्म फैसिलिटीज़ होती हैं, अपनी जो प्लेसेस होती हैं, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ क्वालिटी होती है, वो सारी वो डिस्प्ले करते हैं, सारी वो पूरे नक्शे पर लाते हैं, दुनिया को बताते हैं, कंट्रीज़ को बताते हैं, स्टेट्स को बताते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए। और इसके लिए वो जो पहली जो जगह होती है, जो पहले प्लेसेस है, वर्थ सी प्लेसेस हैं, उनको डेवलप करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे दी। जो कल पर्यटन दिवस
जो वर्ल्ड पर्यटन दिवस जो आ रहा है, जिसे हम मनाने जा रहे हैं, इसमें ये हम J&K की तरफ से ये बताना चाहेंगे कि टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए जो रास्ता रहता है, मेन रास्ता जो रहता है वो रहता है टैक्सी वाला ही। तो टैक्सी वाला लेके जाता है, अगर किसी टूरिस्ट को, किसी पर्यटक को, मान लीजिए हम सन्नासर जाते हैं या मानसर लेक जाते हैं दिखाने के लिए, तो उसमें जो रोड कनेक्टिविटी है वो तो बिल्कुल जीरो पर है, कनेक्टिविटी है ही नहीं है। तो लोग, जो टूरिस्ट, जो यात्रु आते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग पता नहीं कौन से जंगल में जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हमने बार बार बोला है कि ये जो आर्टिफिशियल लेक है, बॉर्डर जो है बाघा बॉर्डर के पैटर्न पर बनाया जाए। जितने भी यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, वहाँ हमारे जम्मू प्रोविंस में थोड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं हैं, बहुत ज़्यादा है। भगवान की देन है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू में भी ऐसा ही है। मगर बदकिस्मती है हमारी कि हमारी तरफ कोई गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं होती है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे हम लोग आज तक टूरिज़्म से मुतासिर हैं। लोग आते नहीं हैं जम्मू देखने के लिए, जो आएगा वो कश्मीर देखने के लिए आएगा। सिर्फ ये गवर्नमेंट की मैं नालायकी ही समझूंगा जो जम्मू को डेवलपमेंट नहीं किया गया। आज तक जम्मू को बिल्कुल इग्नोर किया गया, जिससे हमारा जो बिजनेस है बिल्कुल 0% पे आया हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा अपने गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, पर्यटन मंत्री जो हमारे देश के हैं उनसे, प्रधानमंत्री जी उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जम्मू की तरफ भी तवज्जो दी जाए, ताकि जम्मू वाला भी अच्छी तरह अपना रोजी रोटी चला सके। दर्शकों, कश्मीरी विस्थापित पंडितों की भी अपनी समस्याएं हैं। विस्थापन दिवस पर हमने देखा था कि आज भी वो पलायन की पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि हमने इस बाबत सुरेंद्र अंबरदार, जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से MLC बने थे, उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं सुरेंद्र अंबरदार, जो फॉर्मर MLC है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है और कश्मीरी विस्थापित पंडितों का नेतृत्व करते हैं। लंबे समय से कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए काम करते आ रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। विस्थापन दिवस था और हमने देखा कि विस्थापितों के आज भी वो पीड़ा, जिनको शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, आज भी वो पीड़ा मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई थी तो लगता था कि कहीं ना कहीं ये पीड़ा कम होगी, लेकिन पीड़ा कम ना होते हुए लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों की शिकायतें, कश्मीरी विस्थापित पंडितों की शिकायतों में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। क्या कहेंगे? विनोद जी, 19 जनवरी हॉलोकॉस्ट डे है और आपने देखा होगा, आपने क्या सारे विश्व ने देखा कि हॉलोकॉस्ट डे पर सारे विश्व में पूरे 24 घंटे सोशल मीडिया पे कश्मीरी विस्थापित समाज अपने दर्द को दर्शा रहा था, ये कहते हुए कि दो बातें, इससे पहले हम आगे चर्चा बढ़ाएं, दो बातें कहना बहुत आवश्यक है कि इस बार के 19 जनवरी ने सिद्ध कर दिया एक कि जितना भी कश्मीरी विस्थापित समाज भारत के लगभग 17 प्रांतों में है और विश्व के लगभग 50 से ज़्यादा देशों में है, वो कश्मीर वापस जाना चाहते हैं और इस मुद्दे को लेकर वो सब यूनिसन है। क्योंकि बड़े सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि कश्मीरी हिंदू विस्थापित समाज, हिंदू समाज एक ही दिशा में नहीं जा रहा है, कि जो एक मिथ है, और इस बार के 19 जनवरी ने उस मिथ को ध्वस्त कर दिया। सुंदर जी, कुछ लोग होमलैंड की डिमांड करते हैं, कुछ लोग कोई और फार्मूला बताते हैं और ऐसा लगता है कि हर परिवार में कश्मीरी पंडित में एक नेता है, नेता बहुत ज़्यादा है। जी विनोद जी, एक बुद्धिजीवी समाज में और शायद नेताओं का होना, ये तो क्वालिटी है, ये तो गुण है उनका, और इस मुद्दे को लेकर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विस्थापन के बाद इतने मुद्दे हैं, इतने विषय हैं। जैसे मैं आपको बता दूं,
1000 परिवार कश्मीर में ही है और नेग्लेक्टेड हैं, इसलिए उनका वो अपनी बात तो रखेंगे ही। कश्मीर में जो हमारे मंदिर हैं बहुत ख़राब हालात में हैं, उनकी भी कोई ना कोई बात रखेगा उनकी व्यवस्था की दृष्टि से। 2011 के सेंसस में कश्मीरी हिंदू विस्थापितों का सेंसस नहीं किया गया था, इस पे भी कोई ना कोई एंकरिंग करेगा। जो कश्मीरी हिंदुओं की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ है, जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ है, उनको एनक्रोच किया गया, उस पर भी कोई ना कोई बात करेगा। कश्मीर का हिंदू जहाँ देश भर में है और अगर वो ये बात कहते हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, तो उसके लिए भी कोई एंकरिंग करेगा। और कश्मीर वापसी जाने के लिए इस पे भी जो एक समन्वय है, एक कहीं ना कहीं से एंकरिंग होती है, तो ये स्वाभाविक बात सी है। इसमें किसी को ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि इनके बहुत सारे लीडर्स हैं, इनके बहुत सारे विषय भी हैं। सुरेंद्र जी, जट्टी में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। उनको पीएम पैकेज के तहत उनको रोजगार दिया जाना चाहिए था और वो उम्मीद भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो कश्मीरी विस्थापित नेता हैं, पंडित बड़े नेता हैं, वो उनका समर्थन करें। लेकिन यहाँ से कोई इस तरह की आवाज़ नहीं उठती है। नहीं, जगती में क्या विषय है जगती में? जगती में कुछ लोग जो कोर्ट की डायरेक्शन है कि इनको रोजगार दिया जाए पीएम पैकेज के तहत, वो लंबे समय से चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अब वो प्रेस क्लब के बाहर भी बैठे थे, लेकिन उनको बीजेपी की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिलता। नहीं, विषय ये है कि उन्होंने भी शायद अप्रोच नहीं किया होगा। ये विषय पार्टी के अगर जानकारी में होगा तो उस पर हम भी पूछताछ कर लेंगे। विनोद जी, विषय कुछ और गंभीर हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि ये 2 साल से 19 जनवरी के बाद एक बदलाव की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर में साधारणतः ये माना जाता था कि कहीं नियमों का पालन नहीं करता है। कश्मीर में तो सब लोग अपने अपने कानून बनाकर चलते थे। अब धारा 370 समाप्त होने के बाद कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई है कि लोग कानून मानने लगे हैं और इस दिशा में जो कश्मीरी विस्थापितों की जो समस्याएं हैं उसको हम अलग अलग कंपोनेंट्स में ही ना देखें, बल्कि एक कंप्रेहेंसिवली भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अवगत है जो कश्मीरी हिंदू समाज की जो सामूहिक जो उनकी समस्याएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उस पर डेलिब्रेट भी करती है और भारतीय जनता पार्टी के पास अपना मत भी है, अपना फ्रेमवर्क भी है उन विषयों को हल करने का। कश्मीरी विस्थापितों को रहनुमाई करते, नेतृत्व करते हैं, आपकी तरफ से क्या कोई मसौदा, क्योंकि आप स्टेक होल्डर्स हैं, क्या आपकी तरफ से कोई मसौदा केंद्र सरकार को किया है कि इस तरीके से हम वापस जाना चाहते हैं या इस तरीके से वापसी होनी चाहिए? जी, बेसिकली बात यह है कि इस बार कश्मीरी हिंदू वापस जाएगा, इस तरह से जाएगा कि दोबारा हज़ारों लाखों वर्षों तक उनको विस्थापित ना होना पड़े। ये एक ब्रॉडर पैरामीटर हमने रखा है और बाकी इसके पहलू जो अलग अलग हैं। मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की एलजी की सरकार भी अवगत है इनसे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रांत की लीडरशिप है और राष्ट्रीय लीडरशिप है, उनके साथ भी इन विषयों को लेकर संवाद चल रहा है। और जो भारत सरकार के जो इम्पोर्टेंट जो पोस्ट्स पे हैं, उन तक भी ये बात गई है कि कश्मीरी हिंदू समाज अब एक वापस जाने की सूरत में इस बार 2021 में एक संकल्प साल के रूप में मना रहा है। और न्याय की जो 30 साल से उनके साथ न्याय नहीं हुआ है अनेक विषयों को लेकर, उस पर भारत सरकार भी उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को देने के लिए कहीं न कहीं उनको ऑन बोर्ड ले लिया जाए। लेकिन सुरेंद्र जी, बड़ी एक्सपेक्टेशन बड़ी ज़्यादा थी, अपना वोट कास्ट नहीं किया, कभी एमफॉर्म का बहाना दिया तो कभी कुछ। ये आरोप क्यों लगते हैं? विनोद जी, मैं मानता हूं कि कश्मीरी हिंदू समाज अगर वोट बैंक होता तो उसको शायद विस्थापन ही नहीं करना पड़ता। ये बात समझ लेनी चाहिए सबको कि कश्मीरी हिंदू समाज वोट बैंक नहीं है, वो ओपिनियन बैंक है। ओपिनियन की दृष्टि से उसने
भारत की अखंडता के लिए पिछले 30 साल से जो संघर्ष किया वो ऐतिहासिक है, इसलिए जो उसने किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। रही वोट की बात, एक तो डीडीसी के इलेक्शन में वो इम्पोर्टेंस नहीं थी कश्मीरी हिंदू समाज की दृष्टि से, और कश्मीरी हिंदू समाज के अपने मुद्दे हैं, इलेक्शंस मुद्दों को लेकर लड़ाया जाता है, और ये सिर्फ इमोशन से नहीं, राजनीति में वोट का मतलब इमोशन नहीं हो सकता, मुद्दे होते हैं। दूसरी बात, आपको भी मानना पड़ेगा कि इलेक्शन कमिश्नर ने एक प्रकार से कश्मीरी हिंदू समाज को डिसफ्रेंचाइज किया है। आप अगर इलेक्टोरल लिस्ट देखेंगे कश्मीरी हिंदू समाज का, आप देखिए किसमें कितना डिस्टॉर्शन है उसमें। आप ज़रा इलेक्शन कमिश्नर से पूछ लीजिए या चीफ इलेक्शन ऑफिसर जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी से पूछ लीजिए कि कितने पोलिंग बूथ्स रखे थे उन्होंने जम्मू में, गांधीनगर में कितना कश्मीरी हिंदू समाज रहता है कि जो वो वोट देने जाएगा, जगती में कितने रखे थे। ज़रा ये भी कहीं ना कहीं इसकी भी सूद लेने की आवश्यकता है। और दूसरी बड़ी बात कि ये जो प्रोसेस है, ये जो कम्बरसम प्रोसेस है, ये सिर्फ अब जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का बहाना कर कर इलेक्शन के अथॉरिटीज़ कश्मीरी हिंदू को एक टेसिटली एक कम्बरसम प्रोसेस में रखा है उनको। अब तो उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हो गई हैं, तो इसलिए जो तरीका सबको वोट देने का है वही तरीका कश्मीरी इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू करके एडवांस में कश्मीरी हिंदू समाज को भी कहाँ उसको वोट डालना है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी काम है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अप्रोच करें, कन्विंस करें, मोटिवेट करें कि जो वोटर है, जिस तरह वो सब जगह वोटर्स के लिए जो अप्लाइड थियरी है, वो अप्लाइड थियरी कश्मीरी हिंदू समाज के लिए भी अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन सुरेंद्र जी, सरकार आपकी, इलेक्शन कमिश्नर आपका, जी ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखिए विनोद, मैं शायद मैं उनके कार्यकर्ताओं में से नहीं हूँ। देखिए अभी जम्मू कश्मीर में गवर्नर साहब का राज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अथॉरिटी है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका विनोद जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।